जब आपने अपने परिवार के सामने ये बात बताई कि मुझे एक्टिंग करना है या मेरा इंटरेस्ट जोन ही यही है, जी। तो उसके पहले ऐसा कुछ था दिमाग में या फिर फैमिली प्रेशर कि नहीं आपको एक्टिंग नहीं करने दी जाएगी, आपको ये करना पड़ेगा, हमारी फैमिली नहीं चाहती है, ऐसा कोई प्रेशर आप पर रहा क्या? प्रेम रतन धन पायो का काम था। जी। तो मैंने ऑडिशन दिया। हाँ। राजश्री प्रोडक्शन हाँ। काफ़ी नाम है, मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन। उस ऑडिशन में मेरा सेलेक्ट होना और पहला सीन मेरा सलमान खान के साथ होना, वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। लोग कहते हैं कि जब से वेब सीरीज़ का ज़माना आया, जब से इंस्टाग्राम पर हमने रील्स स्क्रॉल करना शुरू किया, लोगों ने रील्स बनाने शुरू किए, तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी तस्वीरें बदल गई। हाँ। अब हम देखते हैं कि पहले एक्टर्स छोटे एड्स को भी बहुत उस नज़रिए से नहीं देखते थे, उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा ऐड है, हम ऐसे छोटे मोटे वीडियोस में क्यों आए, अपना अपीयरेंस क्यों दें। लेकिन आज के वक्त में हम देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करते हैं, वो लोगों के साथ कोलैब भी कर रहे हैं, आम लोगों के साथ में भी। और अब वेब सीरीज़ में भी बड़े से बड़े एक्टर्स भी काम करना चाह रहे हैं। क्या आप भी ये मानते हैं कि वेब सीरीज़ या इंस्टाग्राम की इन रील्स ने वाकई कई लोगों की किस्मत पलटी है, कई लोगों को बनाया है और बिगाड़ा भी है? लाइफ में पता नहीं, अब फिर वही वाली बात, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर आया खुरापात में, तो कुछ लिख दूं इस पे। तो निखिल आडवाणी सर थे जो चुलबुल ही रहे हैं आप शुरू से ही। मतलब लोग सीखते हैं, कोर्स करते हैं, मेरे अंदर से ही था ये कि ये सोशल मीडिया ये सब कोर्स हाँ। मैंने इनबिल्ट था कहते हैं। जॉन अब्राहम के साथ में आपने काम किया था। कुछ देर पहले हमारी जब बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो आपने किस्से का जिक्र किया था। आपने कहा था कि जो इंटेरोगेशन पार्ट था उसको लेकर के जॉन सर ने एक इंटरव्यू में भी आपकी बहुत तारीफ की, तो वो किस्सा हमें बताना चाहेंगे? आज गले मिलेंगे और उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, वो मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। या प्लीज़ आप स्क्रॉल करो ना नीचे, बोला कि सॉरी वो नहीं, बट फिर उन्होंने जो बातें बोली उसमें कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो लड़का है आलोक पांडे, और मुझे बहुत मज़ा आया उसके साथ। बाप रे बाप, उन्होंने तो क्या क्या बोल दिया। वो न्यूयॉर्क फिल्म थी, उसमें नवाजुद्दीन सर का एक सीन था। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ सुरभि तिवारी। तो इस पॉडकास्ट के एपिसोड में एक बहुत ख़ास मेहमान से हम आपको मिलवाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक डायलॉग ज़रूर मैं याद दिलाना चाहूँगी। चिट्टू आ रहा है, चिट्टू जा रहा है क्या? ये डायलॉग आपको शायद सुनते ही एक नाम जहन में आया होगा और वो चेहरा भी ज़रूर आपने इमेजिन कर लिया होगा कि मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मैं बात कर रही हूँ आलोक पांडे जी की, जो कि एक जाने माने एक्टर हैं और साथ ही इन्होंने कई फिल्मों में एक बहुत शानदार किरदार निभाते वो देखे गए हैं और हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। वो अपने कैरेक्टर्स को निभाने के लिए ही जाने जाते हैं और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए वो खुद यहाँ मौजूद है। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो देखिए, जब मैंने चिट्टू आ रहा है बोला तो आपको MS धोनी का ये फेमस डायलॉग याद आया होगा, लेकिन प्रेम रतन धन पायो और इसके अलावा हमने MS धोनी का जिक्र किया, इसके साथ साथ में PK में भी आपने काम किया हुआ है। और आलोक पांडे जी के बारे में अभी हम जितनी भी बातें करें बहुत कम है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक वेब सीरीज़ की पूरी सीज़न कंप्लीट की हुई है, यानी कि बिंदिया के बाहुबली सीज़न 1, और सीज़न 2 भी बहुत शानदार रहा। अब इंतज़ार लोगों को सीज़न 3 का भी है। आपने इन्हें स्पेशल ऑप्स में भी देखा होगा। तो सबसे पहले इनके करियर के बारे में हम जान लेते थोड़ा सा कि आखिर आलोक पांडे जी ने अपने इस करियर की शुरुआत की कैसे। आलोक जी, एक जो सवाल हर किसी के जहन में आता है कि जब एक फिल्मी सितारे की हम बात करते हैं तो उस कहानी को हर कोई जानना चाहता है। आपने इस कहानी की शुरुआत कैसे की? मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि एक मास्टर प्लान है जो चल रहा है, जो हमको किसी को नहीं पता है जी। तो मतलब अनजाने में ही हुआ सब कुछ। मैं बचपन से ही मतलब पढ़ाई के साथ साथ मुझे स्कूल में या कहीं पर जहाँ भी मौका मिलता है खड़े होकर 2-4 लाइनें सुनाने का बड़ा शौक़ था जी। चाहे पोइट्री हो या कोई कहानी हो। तो ये समझ लीजिए कि ये किस्सा वहाँ से शुरू हुआ। तो ये छोटी छोटी कविताएं 2 लाइन की बोलना अपने हेडमास्टर या टीचर के सामने, 2 अक्टूबर हो या 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तो वो जो परफॉर्मेंस थी वो धीरे धीरे आगे चल के कॉलेज के स्टेज पर पहुंचकर मिमिक्री बन गई। फिर दोस्तों का जो है, दोस्तों की तालियां मिलने लगी। फिर टीचर्स ने कहा कि भाई ये, फिर वो धीरे धीरे मुझे थिएटर की तरफ लेकर गया कि इसको अपना जो है करियर के रूप में चुना जाए। तो गए तो शौकिया ही थे कि करते रहेंगे रंगमंच और पढ़ाई भी करते रहेंगे, लेकिन मास्टर प्लान कुछ और था। मुंबई पहुंच गए।
मुंबई पहुंचने के पीछे भी कई लोग ये कहते हैं कि जब हम मुंबई के रास्ते नापना शुरू करते हैं तो किसी के लिए तो शॉर्टकट्स पहले मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं मुंबई के उस रास्ते को तय करने में। तो मैं आपसे भी वो कहानी भी जानना चाहूँगी कि जब आप मुंबई आए तो आपने किस तरीके का स्ट्रगल देखा? जब मैं पहली रात मुंबई पहुंचा था गांव से निकलकर, तो राम मंदिर एक जगह है गोरेगांव वेस्ट में जी। तो सबसे पहले तो लोकल का एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस था मेरा कि मुझे आदत नहीं थी ऐसे इतनी भीड़ में क्राउड में बैग लेके चढ़ना और उतरना। तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब प्लेटफॉर्म पे गया हूँ और कब मैं मतलब सामान सहित जो है प्लेटफॉर्म पे वापस आया। भीड़ आपको लेकर चली, इतना भीड़ लेके मुझे एग्जिट करा दी। मैंने कहा बाय बाय टाटा, स्वागत है आपका मुंबई में, नहीं आपके लिए यहाँ पे कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, आइए। तो काफ़ी आया था तो उस समय बड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस किया कि मैं कैसे यहाँ पे रुक पाऊँगा, क्योंकि रंगमंच अलग चीज़ है, वहाँ पे आप एक साथ में काम कर रहे हैं, एक एक दो महीने रिहर्सल कर रहे हैं, वहाँ पे आपके सीनियर्स थे जहाँ पे मैं था लखनऊ में या शाहजहाँपुर में। यहाँ पे आपका कोई इंतज़ार करने वाला नहीं था, आपको ज़ीरो से फिर से शुरुआत करनी। बिल्कुल। बहुत प्यारी यादें हैं जो रहती हैं हमेशा। आपको जाके दरवाजे खटखटाने हैं, सबसे काम मांगना है, अपने आप को साबित करना है कि मुझे काम आता है, मैंने सीखा है। तो वही जर्नी रही, ज़ीरो से सबसे जाके काम मांगना, हाय हेलो करना, धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई अपने आप। 0 1 2 3 4 करके आज चल रही है। लेकिन शाहजहाँपुर से अचानक ये किस्सा लखनऊ तक पहुंचा, लखनऊ से किस्सा बॉम्बे पहुंच गया यानी मुंबई। और ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आप और राजपाल यादव एक ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जी। और उनके बारे में भी हमने यही जाना और सुना कि उन्होंने भी थिएटर से शुरुआत की, और फिर आपकी भी कहानी कुछ इसी तरीके से चली कि आपने थिएटर्स ज्वाइन किया, थिएटर्स के बाद आपको फिल्मों में वो किरदार निभाने का मौका मिला। जब हम थिएटर्स की बात करते हैं तो थिएटर्स पर लाइव ऑडियंस होती है हमारे सामने, लेकिन जब हम पर्दे पर किसी सिनेमा को हम देखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और उसे रिकॉर्ड करके, एडिट करके, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद उसे हम बतौर एक सिनेमा, एक फिल्म देख पाते हैं। तो उसमें आपने कितना ज़्यादा अंतर महसूस किया होगा? क्या कुछ नया एक्सपीरियंस थिएटर से अलग रहा? थिएटर में क्या चैलेंजेस थे और यहाँ सिनेमा की ज़िंदगी में आपने क्या चैलेंजेस देखे? मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना थिएटर में, रंगमंच में, रंगमंच मुझे जीवंत लगता है, जिसको कहते हैं ना लाइव, जिंदा लगता है जी। जैसे आप सामने बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, तो हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। वो जो उधर से तालियां मिलती हैं, हम उस चीज़ को जिंदा एकदम से, जैसे खून बहता है ना नसों में, उस चीज़ को मैं महसूस कर सकता हूँ। उसको रिएक्ट करके तुरंत एनर्जी में तब्दील करके दोबारा परफॉर्म उसमें इन्हेंस कर सकता हूँ। फिल्मों में और सिनेमा में या कैमरे के सामने कहें कि उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप मर पहले जाते हैं, जिंदा बाद में होते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो रंगमंच में और फिल्मों में। फिल्मों में क्या है, कैमरा है अपना, इतना क्योस चल रहा है, लाइट जा रही है, अरे उसका टाइम नहीं है, ये है वो है, इधर चिल्ला रहे हैं लोग और हमें आज ये कंप्लीट करना है। तो हम टुकड़ों में ज़िंदगी जीते हैं उसमें जी। और उसके बाद इन्हेंस होता है, उसमें म्यूज़िक आता है, सब कुछ आता है, वो बन के आता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में दोनों अलग अलग विधाएं हैं और सोल दोनों में रहनी चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। लेकिन रंगमंच मुझे जीवंत ज़्यादा लगता है, फ्रेश लगता है, क्योंकि उसमें एक बार आप स्टेज पे गए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप कैप्टन भी आप हैं, सवारी भी आप हैं, जिधर चाहे लेके चल, आप फंबल मार दीजिए, आप डायलॉग भूल जाइए, आप एक सीन खा जाइए, कुछ नहीं कहने वाला। तो वो जो यादें हैं रंगमंच की कमाल हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा, जो ऑडियंस का लाइव आपके साथ इंटरेक्शन होता है, हाँ। जो सामने बैठ के तुरंत हो रहा होता है, देखता है कि हमने दिखाया कि वो चांद है, ऑडियंस ने देख लिया वो चांद है, महसूस किया। अच्छा, हमने एक और चीज़ जैसे देखी है कि जब आपने इतनी सारी वेब सीरीज़ भी शूट की है, तो ऐसे में मैं और बिंदिया के बाहुबली का हम जिक्र करें या स्पेशल ऑप्स का जिक्र करें, और कुछ फिल्में ख़ास तौर पर जैसे बाटला हाउस, वो उसमें भी बहुत चैलेंजिंग किरदार आपका रहा, नेगेटिव था लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल था। लोगों के जहन में एक वो इमेज क्रिएट कर देना कि जब अगर आप नेगेटिव किरदार भी करते हैं और आपको कोई व्यक्ति देखते ही और कुछ उल्टा सीधा कह देता है तो लगता है कि नहीं, मैंने उस किरदार को जिया है।
जब आप बाहुबली, आप बिंदिया के बाहुबली की बात कर रहे थे, जी, उसमें बब्बल का जो किरदार आपने जी, निभाया, जी, उस किरदार को लोगों ने बखूबी पसंद किया। अब जी। सीज़न 3 की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब आप इन किरदारों को जीते हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते भी, अ, उसकी तैयारी आप कैसे करते हैं? क्योंकि एक मेथड एक्टिंग का ज़िक्र आता है, क्या ये आपने भी कभी किया है? इसमें तो ऐसा नहीं था, जी। क्योंकि इसमें डायरेक्टर का जो अप्रोच था वो अलग था। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा होता है ना, सबका एक तरीका होता है काम करने का, तो इसमें उन्होंने ज़्यादा हमें स्क्रिप्ट वगैरह कुछ पहले से कुछ भी नहीं बताया। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। कई लोग मतलब जो सीनियर एक्टर्स थे, एक दो को छोड़कर बाकी किसी को स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। तो कई बार ऐसा काम कर जाता है, वो फ्रेश होता है। कई बार आप प्लानिंग नहीं करते हैं और सब कुछ अच्छा चला जाता है। अच्छा हो जाता तो इसमें ऐसा ही था, इसमें कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं था। सबको अपने अपने सीन्स मिले हुए थे, कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। पता लगा मैंने ही मर्डर किया है और बात चल रही, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मैंने मारा है कि नहीं मारा है उसको, मतलब किरदार को। तो ये बहुत ही सस्पेंस था। तो इसमें तो ऐसा था। लेकिन जो आप मेथड की बात कर रही हैं, जो तैयारी की बात कर रही हैं, ये एक मैंने वेब सीरीज़ की थी, बम्बई मेरी जान, के मेनन सर के साथ, अमेज़ॉन प्राइम के लिए। फरहान अख्तर सर ने प्रोड्यूस किया था, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने। उसमें ये प्रोसेस हुआ था। उसमें हमको किरदार के कपड़े दे दिए गए थे। किरदार का जो अगर आप चप्पल पहन रहे हैं, सैंडल या ताबीज़, या जो भी उसकी भाषा है, उसकी वर्कशॉप हो रही है, या जहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, जिस एरिया से, जिस गली में, वहाँ जाके आपको देखना था। तो वो मैंने उसमें किया था। मुंबई मेरी जान, अगर आपको याद हो तो एक डोंगरी टू दुबई करके किताब है, उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो वहाँ जाके मैंने रिसर्च किया था, वहाँ गया था मैं, उन चीज़ों को मैंने महसूस किया था और मैं घर पे रियाज़ करता था। तो उसमें वो चीज़ अप्लाई हुई थी। तो वो उस कैरेक्टर को आपने अपने निजी जीवन में भी कभी उतारा? कोई भी ऐसा किस्सा रहा हो जो आप साझा करना चाहें? कि आप जब लोगों से बातचीत करते हो तो उस कैरेक्टर की झलक लोगों को आपके अंदर दिखाई देती हो? निजी ज़िंदगी में उतार नहीं सकता कि वो ख़तरनाक था, वो कभी भी किसी को मार देता था। बहुत ही डार्क कैरेक्टर था। लेकिन हाँ, जब तक वो चलता रहा तो मैं अपनी वाइफ़ के साथ जब उसका रियाज़ करता था, मैं रिहर्सल, तो वो ज़रूर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी कि यार कितना क्या करोगे ये रिहर्सल, ये अजीब लग रहा है मुझे, ये जो मैं रियाज़ करता था या जो भी है। तो उन्हें पसंद नहीं आता नेगेटिव किरदार नहीं, आपका? हाँ, अच्छा नहीं लगता है, कोई भी नहीं चाहता आप उसका हस्बैंड जो है वो विलेन ही विलेन बनता रहे और ये सब गालियाँ खाएँ और गालियाँ दे, या फिर वो कैरेक्टर जो है उसमें मैंने एक चीज़ ये बड़ी फ़नी की थी। मैंने अपने मोबाइल में सबकी जो है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उसके नाम बदल दिए थे। अच्छा। पापा का नाम अब्बू कर दिया था, भाई का नाम बदल दिए थे सारे। तो जिस रिलीजन से वो आता था, जी, रहीम, जी, जी, बिल्कुल। तो वो नाम बदल दिए थे। बाटला हाउस में भी मैंने ताकि आप रिलेट कर पाएँ। हाँ, मैं उससे बात करता था तो मैं तकिया कलाम भी यूज़ करता था, माँ क्या हाल है और खैरियत है, सब उर्दू का इस्तेमाल या जो भी है। उस समय म्यूज़िक भी सुनता था उस तरीके का। तो वो वर्क करता है कहीं न कहीं। आप हमको लगता है कि शायद ये क्या ही करेगा, लेकिन जब आप सामने जाते हैं फ्लोर पे तो कहीं न कहीं वो अंदर बैक ऑफ द माइंड रहती हैं चीज़ें। तो वो था, उसमें थोड़ा घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती थी हल्की सी कि यार बस करो ये। अच्छा, तो आपने क्योंकि घर परिवार का ज़िक्र किया तो इसलिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने अपनी परिवार के सामने ये बात बताई कि मुझे एक्टिंग करना है या मेरा इंटरेस्ट ज़ोन ही यही है, जी। तो उसके पहले ऐसा कुछ था दिमाग में या फिर फैमिली प्रेशर कि नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करने दी जाएगी, आपको ये करना पड़ेगा, हमारी फैमिली नहीं चाहती है, ऐसा कोई प्रेशर आप पर रहा क्या? नहीं, मैं बहुत लकी था। पहले तो शुरू में मैंने बताया नहीं। जी। मैं अपना ये मिमिक्री वगैरह तक तो चलता रहा, कोई फेस्टिवल होता है करके चला आया। लेकिन जब मैंने रंगमंच ज्वाइन किया तो मैंने थोड़े दिन बताया नहीं, क्योंकि मैं आता था, जाता था, शाम को घर आ जाता था। तो कोचिंग अच्छा, घर वालों को पता ही नहीं था? हाँ, थोड़े दिन नहीं पता था उनको। हाँ। मैंने कहा थोड़े दिन मैं खुद भी जाके अपने आप को चेक कर लूँ, मैं कर पाऊँगा कि नहीं। जी। तो शुरू में मैं गया, मैं खुद ही भाग आया। मैंने कहा ये क्या बवाल है, 3 घंटे 4 घंटे कौन रिहर्सल करेगा, एक लाइन मिल रही है। और गांव से, मेरा गांव जो है जहाँ शहर में रंगमंच होता था, तो उसकी दूरी लगभग 12, आई थिंक 10 या 12 किलोमीटर था। तो शाम को वापस आना और सारी चीज़ें वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो शुरू में तो नहीं हुआ। फिर एक शो मैंने किया, एक नाटक, तो उसमें धोखे से एक नाम आ गया कहीं अखबार में, कोरस में, कि आलोक पांडे। तो आज भी आप यकीन करोगे मेरी बात
कि कहीं दुनिया में भी आप किसी भी OTT पे या कहीं भी आ जाएं, लेकिन अखबार में एक नाम आना और उस अखबार का गांव में पढ़ना लोगों का, और ये कि ये नाम तो अपने गांव का लड़का है, उसकी जो वो जो खनक है, उसकी वो एक बोलते हैं जो प्राउड है वो घर वालों को, उसने बड़ा मज़ा आया उनको कि ये क्या है ऐसा नाटक। उससे पहले थोड़ा थोड़ा कर दिया था कि भाई रंगमंच है, ऐसा है। वो जो उन्हें उसकी जो खुशी मिली, तो वो फिर वो पॉजिटिव में तब्दील हुई, और ऐसा था नहीं, फिर मैं साथ में करता रहा और सपोर्ट मिला मुझे, कोई दिक्कत कभी ऐसी महसूस नहीं। अब जब आप गांव जाते हैं या परिवार के बीच में जाते हैं या रिश्तेदार जब आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है आपसे मिलने के बाद? उनका कभी कभी ये होता है, अब गांव के बाहर से सड़क से कोई बारात निकल रही होती है तो वो कहते हैं जरा उनको बुलाओ, देखना है। मैं सो रहा होता हूँ, भैया उनको भी मज़ा आता है, तो हम सो रहे हैं, भैया के उठो चलो वो मिलने आए हैं। हम कभी कभी अरे क्या है यार, सेलिब्रिटी वाली फील तो ले रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा घर से निकलते समय जब ऐसे जा रहे हैं तो एक होता है ना, उनको लगता है कोई आएगा चश्मा लगा के, बाल होगा, उनको हीरो वाली जो उनका एक इमेज है ऐसा आएगा, लहराते हुए बाल लेकर आएगा और ये जैकेट। मैं आया अपना हाफ नेकर में पहने हुए एक टी शर्ट, वो देखा एक दो बार ऐसा, अच्छा ये है हीरो एक्टर, चलो जी। तो ऐसा भी है। और कुछ लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, गांव में नाम हो रहा है, हमारा दादा उनका नाम हो रहा है, मेरे गांव का नाम है। और एक वो है राजपाल यादव जी हैं, आप हैं, तो वो सीधा सीधा वहाँ से कंपेयर करते हैं, तो वो एक आत्मसंतुष्टि है, एक खुशी मिलती है अंदर से, तो उसको आप शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है, जो फैमिली को जो मिलता है प्यार। बिल्कुल। आपने राजपाल यादव का जिक्र किया, अभी हाल फिलहाल में जैसे उनके साथ भी एक मामला चला और हमने देखा कि बहुत बुरे दौर से वो गुजरे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कई लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा आपसे ये इस सिचुएशन को समझना चाहूँगी कि जब किसी भी अभिनेता के ज़िंदगी में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आ जाता है और जब आपने एक नाम बनाया हो, आपने किरदार के ज़रिए लोगों का प्यार कमाया हो, जब ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो उसे फेस कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है, या किसी से इस बारे में खुल कर के बातचीत कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है, या आप भी ये मानते हैं कि हर अभिनेता को प्लान बी हमेशा रेडी रखना चाहिए? दोनों चीज़ें हैं। एक तो मुश्किल होता है बताना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं ना ऊंचाई पे जब आप जाते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पे आपकी चीज़ों को समझने वाले कम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये लेके हमेशा चलना चाहिए कि कुछ आपके कम दोस्त हों, 4 लोग हों, लेकिन ऐसे 4 लोग हों जो आपकी चीज़ों को समझ सके, जो आपका असली दर्द है या वो है, तो वो हमेशा रहता है। आप प्लान बी को लेकर मैं थोड़ा सा बचता हूँ कि प्लान बी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कमज़ोर कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। कि जैसे मेरा अपना ये है कि मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा आता है, मैं भी फंसता हूँ बीच में, ऐसा कहीं हर किसी के साथ होता है, हम सब उसी फेज। मैं एक बात कहता हूँ कि कोई कहता है ना कि उसका सेट हो गया या उसकी निकल पड़ी लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कुछ नहीं होता, कभी भी चीज़ें ऐसे कट से पलट जाएंगी। तो ये तो कुछ होता नहीं है कि कभी उसका हो गया, वो वायरल हो गया, वो निकल गया, भाई कुछ पता नहीं कि कब समय बदलेगा, कब, तो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है उस समय आपका परिवार, फैमिली से आपके क्या कनेक्शंस हैं, आप कितना रूटेड हैं लोगों को लेकर, आप जड़ों से जुड़े हुए हैं, वो आपको बहुत बचाता है। अभी भी आप देखो तो गाँव में जाके वो काफ़ी आनंद ले रहे हैं, अभी के वीडियोज़ आए हैं, वो अभी भी, तो वो बंदा इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर वो सादगी को अपनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सादगी, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो एक भाव होता है, वो आपको बचाता है, वो सहेज के रखता है कि हमारी सच्चाई क्या है। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि यार हम आए थे जहाँ से, क्या लेकर आए थे, तो बहुत कुछ है, तो वो एक हो जाता है। और बहुत लोग नहीं करते हैं सपोर्ट, बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल, तो दुनिया में सारे लोग हैं। अब क्योंकि आपके सफ़र के बारे में हम और थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाना चाहूँगी, क्योंकि जब पहली बार आपका पहला वो किरदार क्या था जिसे आपने सबसे पहले निभाया था? सबसे पहले तो मैंने छोटे छोटे अपना जो वो रहता है एपिसोडिक, उसमें किया था, तो उसमें कुछ बताने वाला है नहीं, वो तो आया गया था। लेकिन
मैंने जर्नी प्रॉपर जीरो से शुरू की है, जीरो से भी पीछे से की है। जी। लेकिन जिसको कहे कि मुझे जहाँ से लगा कि अब शायद चीज़ें बनेंगी, वो मेरा प्रेम रतन धन पायो का काम था। जी। तो मैंने ऑडिशन दिया। हाँ। राजश्री प्रोडक्शन हाँ। काफ़ी नाम है, मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन। उस ऑडिशन में मेरा सेलेक्ट होना और पहला सीन मेरा सलमान खान के साथ होना, वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। तो उसमें बहुत नर्वस भी था, बहुत एक्साइटेड भी था, बहुत इमोशनल भी था। तो वो ऑडिशन के ज़रिए ही हुआ था। और मैं कहता हूँ कि डेस्टिनी कैसे आपको लेके जाती है, मास्टर प्लान में बता रहा हूँ कि एक बार आया कॉल वहाँ से, मैंने फ़ोटोज़ भेजे थे, तो मैं कहीं दूसरी जगह थिएटर कर रहा था, मैं नहीं जा पाया। उम्मीद थी उस वक्त कि कॉल आएगा? नहीं, पहली बार तो मैंने मना कर दिया था कि मैं थिएटर अभी बिजी हूँ। तो उन्होंने कहा एक सीन है, तो मेरा अपना रंगमंच अच्छा, का। आपने मना कर दिया था? हाँ, और आपको ये नहीं पता था कि सलमान खान के साथ में शूट है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता अच्छा। था। मुझे लगा एक आध लाइन का कोई सीन है, तो मैंने जी। कहा, मना नहीं किया। मैंने कहा मैं ठीक है आता हूँ। मैं गया नहीं ऑडिशन देने। अच्छा। फिर देखिए डेस्टिनी कैसे खींच के कान पकड़ के आपको लेके जाती। फिर अगले दिन आया कि सर आप आ जा सकते हैं क्या। मैंने कहा चलो चलते हैं यार, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। वहाँ गया और एक लाइन मुझे मिली कि उनको अच्छा लगा, इम्प्रोवाइज़ कराया। मुझे तब तक कुछ नहीं पता था कि मेरा सीन सलमान खान के साथ है। और ठीक ठाक सीन है वो, 2-3 मिनट का सीन है पहले ही। फिर मेरा करीब 4-5 राउंड ऑडिशन हुए उसमें, तब जाके मैं सेलेक्ट हुआ उसमें। तो जब सलमान खान आपके सामने पहली बार आए होंगे, उस वक्त आपका कैसा रिएक्शन रहा होगा? उस समय मैं ऐसा था, ब्लैंक ऐसा लगा टीवी चल रही मेरे सामने। ऐसा टीवी पे सलमान खान को मैं देख रहा हूँ और मेरे आंगन में टीवी रखी हुई ब्लैक एंड वाइट। और मैंने कहा वाह, कितनी फुर्सत से बनाया गया है इंसान को। खूबसूरत तो वो हैं ही माशाल्लाह। उनका ऑरा है एक अपना, एक साइलेंटली वो आए तो। अच्छा, सीनियर एक्टर्स के साथ में अक्सर लोग कहते हैं कि काम करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। उनके मूड स्विंग्स को भी संभाल पाना बहुत हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स भी होते हैं। ऐसा कुछ कोई सेट का कोई किरदार निभाते वक्त आपको किसी भी चाहे मूवीज़ में या फिर वेब सीरीज़ के दौरान आपको ऐसा कभी भी किसी भी सेट पर महसूस हुआ? मुझे ये किस्से लोगों ने सुनाए बहुत हैं जी। लेकिन सच बता रहा हूँ, मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब सारे ही मेरे को एक्टर बहुत अच्छे रहे, और जिन डायरेक्टरों के बारे में किसी ने कुछ बोला भाई वो तो ऐसा है, खड़ूस है, मेरे साथ बड़ा अच्छा हो गया। मेरे साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बन गई उसकी। पता नहीं, मैं शायद इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, एक वाकया ज़रूर था, जब मैं सेट से वापस लौट आया था एक बार, वो थोड़ा मुझे बहुत उसने झटका दिया था। ये बात होगी धोनी के बाद, आई थिंक बाटला हाउस के बाद। तो मैं फाइनल हो गया सारा कुछ और चीज़ें हो गई। एक वेब सीरीज़ थी काफ़ी और एक बड़े डायरेक्टर थे, तो ठीक है। तो मैं गया वहाँ सेट पे काफ़ी दूर। मैंने सब पहले से पूछा कि सब ठीक है ना, ओके? बोला नहीं नहीं ओके हैं। मैंने कहा लुक वगैरह सब, मेरा अपीयरेंस ओके जा रही है आपके कैरेक्टर में? बोला नहीं नहीं सब ओके, आपका सब प्रोफाइल हमने भेजा ओके। मैं गया सेट पे वैनिटी में, मैंने कपड़े पहने, तैयार हुआ, और मैंने कहा बढ़िया एकदम ऑफिसर टाइप का कुछ रोल था। और ऐसे ही मैं गया, सामने डायरेक्टर बैठे हुए थे, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम लेके भी उसका कुछ करना नहीं चाहता ऐसा। और उन्होंने मुझे बस एक बार देखा, और पता नहीं मुझे क्या, ऐसा छठी इंद्री कहते हैं ना, सिक्स सेंस, ऐसा आपको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बस देखा मुझे और देखा सॉरी वर्क नहीं कर रहा। उनका ये बोलना था, शायद उनका जो लुक उनको चाहिए था उस कैरेक्टर के लिए, मैं उसमें फिट नहीं था। तो मुझे लगा ये सब चीज़ें तो पहले आपको देख लेनी चाहिए थी, तो बड़ा अजीब है। और मैं फिर वहाँ से जो मैं निकला हूँ, बुलेट ट्रेन की तरह, फ्लाइट की तरह उड़ा हूँ। वैनिटी गया, कपड़े उतारे, और उसके बाद प्रोडक्शन से कॉल आते रहे एक दो कि दूसरा रोल कर लीजिए सब। उस दिन मुझे लगा कि यार भाई कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर आपने उसके बाद से आपने अपने मैंने संभाला अपने आप को। मैंने कहा ठीक है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, अब हर कैरेक्टर में तो आप फिट नहीं हो सकते। बिल्कुल। आप इतने बड़े, आप वो तो है नहीं एक्टर कि आपको बना दिया जाए वो कैरेक्टर। जी। तो ये सबको लग्जरी मिलती नहीं है ना कि हम आपको बना देंगे। बिल्कुल। आपने क्योंकि इस चीज़ का जिक्र किया, तो माफ़ कीजिएगा मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ ये, लेकिन मैं नेगेटिव वे में नहीं कहना चाह रही हूँ बिल्कुल भी। जैसे कि लोग जब ये कहते हैं कि एक मेन कैरेक्टर है, एक साइड कैरेक्टर है, और उसमें जब हम कैरेक्टर्स को देखते हैं तो कई बार ये भी जजमेंट पास कर दिया जाता है कि मेन कैरेक्टर से ज़्यादा अच्छा किरदार
निभाया है उस दूसरे किरदार ने। और वहाँ पर वो एक फीलिंग आती है कभी कि जब हमें इतना प्रेज़ मिल रहा है तो हमें वो इम्पोर्टेंस, वो मौका, वो रोल क्यों नहीं मिल पा रहा। क्या कभी आपने उस चीज़ को महसूस किया कि शायद एक मेगा इवेंट या एक ऐसे शो, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत, कभी भी आपने ऐसे महसूस की कि वो मुकाम अब तक नहीं आ पाया, या आपको अब लगता है कि नहीं मैं संतुष्ट हूँ? नहीं, बीच में मुझे लगता था जब मैं MS धोनी के आसपास था, जी। MS धोनी मैंने की थी और बाटला हाउस तक इवन मैं कहूँ जॉन सर के साथ जो मैंने काम किया, वहाँ मुझे लग रहा था कि यार मेन कैरेक्टर मिलना चाहिए, मेन आना चाहिए वही। उसके बाद ज़्यादातर मेरे पास इंटरोगेशन सीन के इतने सारे कॉल आए हैं कि ये इंटरोगेशन सीन और ये रोल, ये टेररिस्ट का रोल, मतलब मैं परेशान हो गया। सारे नेगेटिव कॉल्स के ऑफर वैसे ही आ रहे थे तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ बीच में। फिर धीरे धीरे अभी जब आई थिंक 2020 से 5-6 साल हो गए, 6 साल, मैंने एक चीज़ महसूस की, मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ और मैं देखता हूँ कैरेक्टर की इसमें, इस पूरी जर्नी में जो आपकी फिल्म है या वेब सीरीज़ है उसमें इसका क्या योगदान है, इम्पोर्टेंस क्या है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि इन चक्करों में पड़ने के बजाय आप देखो कि आजकल हर एक्टर, बड़े से बड़ा हीरो एक्टिंग करना चाहता है, हाँ, किरदार बनना चाहता है। बिल्कुल। हाँ, वरुण धवन को देख लो, सुई धागा में कैरेक्टर बनना चाहते हैं, वो उन्होंने कर रहे हैं। ऋतिक रोशन सर को देख लो, सुपर 30 में वो बंदा साइकिल चला रहा है, पापड़ बेच रहा है सीन। तो हर स्टार के अंदर भूख है एक्टिंग करने की। तो हम क्यों चक्कर में पड़े, हमारे पास किरदार आ रहे हैं, मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ जो मुझे मिला है। मुझे लगता है अगर मैंने अच्छा किया और मैं साइड से निकल गया, मुझे तारीफ मिल रही है कि भाई तुमने अच्छा किया। तो अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। मुझे लगता है कि हर किरदार अपने आप में बहुत अहम है और मुझे तो लगता है आप आजकल देखोगे तो जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी चर्चा ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री कि करती वो हूँ एक्टर आया, वो चला और गया। क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया तो मैं ये भी जानना ज़रूर चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए भी कि लोग कहते हैं कि जब से वेब सीरीज़ का ज़माना आया, जब से इंस्टाग्राम पर हमने रील्स स्क्रॉल करना शुरू किया, लोगों ने रील्स बनाने शुरू किए, तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी तस्वीरें बदल गई। हाँ। अब हम देखते हैं कि पहले एक्टर्स छोटे एड्स को भी बहुत उस नज़रिए से नहीं देखते थे, उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा ऐड है, हम ऐसे छोटे मोटे वीडियोस में क्यों आए, अपना अपीयरेंस क्यों दें। लेकिन आज के वक्त में हम देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करते हैं, वो लोगों के साथ कोलैब भी कर रहे हैं, आम लोगों के साथ में भी। और अब वेब सीरीज़ में भी बड़े से बड़े एक्टर्स भी काम करना चाह रहे हैं। क्या आप भी ये मानते हैं कि वेब सीरीज़ या इंस्टाग्राम की इन रील्स ने वाकई कई लोगों की किस्मत पलटी है, कई लोगों को बनाया है और बिगाड़ा भी है? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब एक तो इजी बहुत हो गया है पब्लिक तक पहुंचना, टैलेंट को जगह मिल रही है। हाँ, नहीं जगह मिल रही है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता देता हूँ, सोशल मीडिया का क्या योगदान है। लखनऊ सेंट्रल मैंने एक फिल्म की थी फरहान अख्तर सर के साथ, उसमें उनके एक दोस्त का रोल था। तो वो फिल्म कर ली मैंने, कंप्लीट कर ली, ख़त्म हो गई, फिल्म आ गई, चली गई, लोगों ने अप्रिशिएट किया उस कैरेक्टर को। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा लाओ ट्वीट कर देता हूँ जी। मैंने उनको टैग किया, ट्वीट किया कि सर बड़ा अच्छा लगा आपके साथ काम करके। उनका रिप्लाई आ गया कि आलोक, और ये आपके लिए शॉकिंग था? हाँ, मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने कहा लिख देता हूँ, पता नहीं, वो कहते ना कि कोई चला रहा है, कुछ तो कोई आपका माइंड चला रहा है, आपको नहीं लग रहा है, आप सोच रहे हो हम कर रहे हैं, नहीं, माइंड वो प्लान कोई और बना रहा है, मास्टर प्लान। तो मैंने ट्वीट किया, उन्होंने रीट्वीट कर दिया, आलोक मेरे भाई कैसे हो, और बंटी बहुत अच्छा काम किया आपने, और फैमिली को मेरा प्रणाम बोलना, और उम्मीद है कि आपको मौके मिलते रहे। ऐसा बोल दिया, मौके मिलते रहे। फिर मैंने मौके को पकड़ लिया, मैंने कहा मौका तो आप ही दोगे, ऐसा मेरे मन में आ गया। फिर मैंने उसमें जो लीड हीरोइन थी डायना पेंटी, उनको ट्वीट किया, मेरे दिमाग में खुरापात आई। मैंने कहा इनको भी, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि यू नेल्ड इट। बंटी का कैरेक्टर जो था, मैंने कहा ये तो केला हो गया। अब वो उठा के मैंने इधर उधर शेयर कर दिया, वो एक तरीके से छोटी सी न्यूज़ बन गई लोगों के अंदर कि यार फरहान अख्तर सर ने रिट्वीट किया, आलोक का काम अच्छा लगा। अब वहाँ से मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी आई, मैंने फरहान अख्तर सर की टीम के मैनेजर का नंबर निकाला, मैंने उनको मैसेज किया कि सर से मिलना चाहता हूँ। तो चूँकि इतनी बात बढ़ गई थी आगे और चीज़ें, मैं उनसे मिलने गया,
और उस ट्वीट के चक्कर में, सारी चीज़ें आगे बढ़ने के चक्कर में, उनसे मुलाकात के चक्कर में मुझे वेब सीरीज मिली बम्बई मेरी जान। अच्छा। उन्होंने ही डायरेक्टली, जो उसके डायरेक्टर थे सुजात सौदागर को, उनको जी, नंबर दिया मेरा, जी, अपनी टीम से मिलवाया मुझे। कि अचानक से एक दिन कॉल आता है कि हेलो, मैं सुजात सौदागर बोल रहा हूँ, हम एक शो कर रहे हैं, फरहान ने आपका नंबर दिया। मैंने कहा क्या? अब मुझे लगा कोई फिरकी ले रहा है, मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा वो मतलब सपने आपको सच होते यकीन हैं। नहीं हुआ कि सोशल मीडिया किसी की लाइफ इस कदर बदल हाँ, सकता मतलब है। ये ऐसा कोई सोचा समझा नहीं था, बिल्कुल। लेकिन आप, ऑल ऑफ सडन था वो। हाँ मतलब आप डायरेक्टली हर किसी के पास नहीं पहुंच सकते ना, बिल्कुल। लेकिन कितना बढ़िया माध्यम है। लेकिन वही वहाँ पे ऐसा भी है कि अब जब से मोबाइल सबके हाथ में आ गया है, तो बहुत कुछ, इतना कंटेंट आ गया है कि इतना क्राउड हो गया है कि कोई भी कहीं से भी शुरू हो जाता हाँ, है। जी, बिल्कुल। प्राइवेसी खत्म हो गई है लोगों की। जरा सी किसी ने बात कह दी, लो वीडियो, इनने ऐसा बोला, ऐसा ऐसा इनकी सोशल मीडिया पे डाल दिया, वो बेचारा बदनाम हो गया। उसने कुछ किया भी नहीं, वो बंदा सुसाइड कर रहा है। कितने केसेस आ रहे हैं बहुत से हरासमेंट केसेस के, और जी, बिल्कुल। कुछ सही हैं, कुछ गलत होते हैं, तो वो भी बहुत गलत हो रहा है। लेकिन वेब सीरीज़ को लेकर के लोग कहते हैं कि अब के वक्त में लोग बॉलीवुड फिल्में देखना उतना नहीं पसंद करते जितना कि जब वेब सीरीज़ की बात आती है तो वेब सीरीज़ लोग प्रेफर कर रहे हैं देखना। जी जी। इसके पीछे भी एक वजह ये बताई जाती है कि वेब सीरीज़ में हर एक एंगल से हर एक इमोशंस को टच करने की कोशिश की जाती है। आम जीवन के उन पहलुओं को, उन किरदारों को बहुत बखूबी हर एक लेयर को दिखाने की कोशिश की जाती है और लोग वो कनेक्टेड फील करते हैं, जिस जी, वजह जी। से लोग वेब सीरीज़ देखते हैं। जी। तो क्या हम ये मान करके चले कि वाकई ये सच्चाई है कि वेब सीरीज़ ने पूरी रूपरेखा बदल दी है? हाँ नहीं, बदला तो है। एक तो देखिए, क्या कहते हैं, अवसर बहुत बड़े हैं लोगों के लिए, आर्टिस्ट लोगों के लिए, काम बहुत बड़ा है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पर्दा है, वो जी। फिल्म का पर्दा है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जैसे जो रेडियो है, उसकी जगह कोई, वो कभी भी ख़त्म हो जाए, उसका प्रारूप बदलता रहेगा। जैसे फ़ोन में आ गया हमारे, है ना, क्रांति तो लेकर आया है सोशल मीडिया, वो अपना वेब सीरीज़ और OTT, रूपरेखा बदल दी है, बहुत सारे अवसर आ आपने गए क्या हैं। एंजॉय किया? बड़े पर्दे को एंजॉय किया या वेब सीरीज़ करते वक्त, उसे शूट करते वक्त आपने वो सबसे ज़्यादा एंजॉय? मैं बड़े पर्दे को शूट करते समय तो हम लगभग, शूटिंग का जो स्टाइल होता है, सब जो बड़े शोज़ होते हैं या फिल्में, वो सब अपने तरीके से उतने अच्छे से शूट किया जाता है जी। डिटेल में। लेकिन जो पर्दे पे देखने का मज़ा है, इतना बड़ा पर्दा है, उस पे आपका क्लोजअप लगा हुआ है, आप जी। बोल रहे हो और करीब 200 लोग बैठे हुए हैं, और वो आपके एक डायलॉग को, हॉल जब तालियों से हॉल, गूंज उठता है। और वेब सीरीज़ में आप अकेले बैठे हुए हैं, 2 लोग देख रहे हैं, अकेले देख रहे हैं, तो हाँ। वो तो कभी वो प्लेजर आपको नहीं दे पाएगा जो पर्दा आपको सुख दे जाएगा। तो इस मामले में मैं लकी रहा, मैंने फिल्में बड़ी कर ली और उस पर मैंने देखा, और मैं तो चाहता हूँ आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का मौका मिला, जी, ये जी। बहुत अच्छा था। ये अच्छी बात है। और जैसे आपने अभी जिक्र भी किया था कि जॉन अब्राहम के साथ में आपने जी। काम किया था। कुछ देर पहले हमारी जब बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो आपने किस्से का जिक्र किया था। आपने कहा था कि जो इंटेरोगेशन पार्ट था उसको लेकर के जॉन सर ने एक इंटरव्यू में भी आपकी बहुत तारीफ की जी, थी। वो जी। किस्सा हमें बताना चाहेंगे क्या आप? वो ऐसा था कि वो 5-6 मिनट का एक इंटरोगेशन सीन है उसमें तुफैल के साथ, जी। जो लड़का जो पकड़ा जाता है जिंदा, तो उसकी मेरे पास वही एक सीन था, तो मैं महीनों से उसकी तैयारी कर रहा था। जी। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से वो सीन अच्छा भी हो गया उनके साथ, और सबको पसंद आया वो सीन। हुआ, पैकअप हुआ, सर मिल के गए और बड़ा अच्छा लगा उन्हें। प्रिपरेशन जो मैं कर रहा था, मैं बातचीत भी कर रहे थे, तो मैं भूल गया उसको करके। प्रीमियर से एक दिन पहले वो लाइव आए किसी सोशल मीडिया पे, कहीं न्यूज प्लेटफॉर्म पे। तो लाइव में पता नहीं, अब फिर वही वाली बात, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर आया खुरापात में कुछ लिख दूं इस पे। तो निखिल आडवाणी सर थे जो चुलबुले रहे हैं आप शुरू से ही। मतलब लोग सीखते हैं, कोर्स करते हैं, मेरे अंदर से ही था ये कि ये सोशल मीडिया, ये सब कोर्स मैंने इनबिल्ट था कहते हैं। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया कि जॉन सर, इंटरोगेशन सीन में तो बड़ा टॉर्चर किया आपने, आज मुलाकात होगी, गले मिलेंगे। निखिल आडवाणी जो सर डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने वो कमेंट लिया पढ़। अच्छा। हाँ। तो और एक कोई और बंदा था, कोई जानने वाला, तो उसने सवाल कर दिया कि आलोक पांडे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। जॉन सर ने उसको पिक कर लिया। आलोक पांडे, ओह क्या सवाल है, क्या सवाल है। तो निखिल सर ने भी वो जो सवाल था, वो जो मैंने बात उसमें लिखी थी कि आलोक कह रहा है कि ऐसा ऐसा इंटरोगेशन सीन था, आज गले मिलेंगे। और उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, वो मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। या प्लीज़ आप स्क्रॉल करो ना नीचे, बोला कि सॉरी वो नहीं, बट
फिर उन्होंने जो बातें बोली उसमें कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो लड़का है आलोक पांडे, और मुझे बहुत मज़ा आया उसके साथ। बाप रे बाप, उन्होंने तो क्या क्या बोल दिया। वो न्यूयॉर्क फिल्म थी, उसमें नवाजुद्दीन सर का एक सीन था। मैंने बताया था कि वो एक एक्टर था और इसमें आलोक पांडे भी ऐसा एक्टर है, इसके बाद तो वो फ्लाई कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो खैर फ्लाई व्लाई तो कुछ नहीं हुआ है तब, लेकिन उस समय जो मज़ा आया। और एक और इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने बोला, तो मैंने कहा ये क्या हो गया ये तो सोचा नहीं था मैंने ऐसे हो जाएगा। तो उस तरीके के वो इंसान है, तो उससे क्योंकि क्या उस होता समय है, आपको ऐसा लगा होगा कि आपने कोई अवार्ड जीत वो लिया। अवार्ड ही था मेरे लिए, वो सबसे बड़ा फीडबैक था। कहीं भी आए ना आए, जॉन सर ने बोल दिया एक दो इंटरव्यूज़ में, और क्या ही चाहिए, इतना बड़ा स्टार है वो। बिल्कुल। अब क्योंकि हम इस पॉडकास्ट को धीरे धीरे वाइंड अप करने की ओर आगे जी। बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो आपकी सीज़न 3 की बात चल रही है, बिंदिया के बाहुबली सीज़न 3, उसमें आपका किरदार क्या रहने चल वाला रही है? है बात, क्या आपको पता है? अच्छा अच्छा, चल रही है, शायद चल तो रही है, कुछ जी। तो पक रहा है, और अभी सस्पेंस बना यानी हुआ है। अभी अभी आप इसमें पर्दा ही रखना चाहते हैं, अभी नहीं, आप पर्दा बताना नहीं नहीं है, चाह मैं रहे। तो चाह रहा हूँ आ जा, मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ और मेरा तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो रखा है 3 सीजन का, जी। इसमें कोई बोलने में दिक्कत तो है नहीं। हम्म, अब अमेज़ॉन MX प्लेयर वाले जाने सर, बनाइए सीज़न 3 आप लोग, और हमारे डायरेक्टर और स्टार कास्ट जो बड़े बड़े सीनियर्स लोग हैं, उन सबका मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा। रणवीर चौधरी सर, सौरभ शुक्ला सर, गोविंद नामदेव सर, सीमा विश्वास मैम। मेरे को एक साथ गिफ्ट मिले हैं इतने सारे एक्टर्स, सीनियर एक्टरों के साथ बिल्कुल। काम करने का। आकाश दहिया भाई जो उसमें हैं, योगेंद्र प्रताप, मनीष मिश्रा, नीरज, सभी कमाल की स्टार कास्ट है, और इनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमको लगता है प्लान तो बन गया है, जल्दी प्री प्रोडक्शन हो गया है, जल्दी स्टार्ट कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक मैं है। भाई कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जा रहे हैं शूट पे हम, लेकिन मुझे लगता आएगा। आपकी बहुत इच्छा है ना आए? बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल, हम तो आएगा। इंतज़ार कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो बरेली में आप जिस चीज़ की शूटिंग के लिए जा रहे हो वो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाए। अरे बरेली वाला जी हाँ, वो भी एक वेब सीरीज़ है। कुछ अभी वो हिडन है, वो उस पर से बाद में पर्दा उठेगा। अब एक लास्ट मैसेज मैं आपसे चाहूँगी यूथ के लिए, जो जैसे कि आपने अपने करियर की शुरुआत की, आपको पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे प्लानिंग बढ़ती चली गई। जी जी जी। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि आप उस यूथ को क्या मैसेज पास करना चाहेंगे कि एक छोटे से गांव से निकलकर जब आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो फिर आप घर मत बैठिए। अगर आपके अंदर वो जुनून है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। कोई मैसेज? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो धीरज बनाए रखो, कहीं कुछ जा नहीं रहा है, कहीं कुछ भागा नहीं जा रहा है, और किसी भी चीज़ को आपको करना है तो उसकी तैयारी कीजिए, सीखिए। खाली सोशल मीडिया पे देख के आपको लगता है ऐसा कुछ हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है, जो लोग दिख रहे हैं, जो कंटेंट दिख रहा है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। जी। और लिमिट में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ख़तरनाक चीज़ है बहुत ये, ऐसा संभल के। हथियार है, अगर गलती से आपकी तरफ मुड़ गया तो आपको कब ख़त्म कर देगा। हम बहुत लकी हैं, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मेंशन करूं, मैं मतलब 1988 का बॉर्न हूं, तो हमें मोबाइल बहुत देर में मिला, इंटरनेट बहुत देर में। तो इतनी ज़्यादा जानकारी भी इकट्ठा ना कर लें कि आपका सिर जो है उसको झेल ना पाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और संतुलन बनाए रखें, योग मेडिटेशन वगैरह को पकड़ के चलें, तैयारी के साथ आएँ, जहाँ भी आएँ पढ़ लिख के आएँ, बढ़िया तैयारी करके आएँ, कुल मिला के हड़बड़ाएँ नहीं तो हड़बड़ा जाएंगे तो पटरी से उतर जाएगी गाड़ी। और जैसा कि आपने बताया कि प्लान बी के पर ज़्यादा ना फोकस करें, प्लान ए पर टिके रहे, तो फिर मास्टर प्लान अपने आप काम करने लगता हाँ, है। एक कहीं कुछ तो मास्टर प्लान है, बी देखिए मुझे दिक्कत दे देता है, मैं कुछ सोचता हूँ थोड़ा सा भी, बाकी बहुत लोग कंफर्टेबली 2-2 3-3 प्लान चला लेते हैं, मेरे से एक ही सवारी चल पाती है मुश्किल से, तो वो दिक्कत हो जाती है। आपको बनाना है तो बना लीजिए, अगर आप मैनेज कर पाए तो। बिल्कुल। तो देखिए, आलोक पांडे जी को सुना आपने, और बहुत अच्छे टिप्स भी उन्होंने दे दिए कि किस तरीके से अगर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, वो एक गांव से निकले, फिर मुंबई तक का वो सफ़र तय किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है और लोगों के सपने
बने भी हैं, उन सपनों को उन्होंने जिया भी है, और उन्हीं में से एक आलोक पांडे जी भी हैं। कई किरदार उन्होंने निभाए हैं, कई किरदार में उन्हें पसंद भी किया गया है, कई आने वाले समय में किरदार वो निभाते हुए नज़र भी आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं पूरे न्यूज़ इंडिया की टीम की ओर से आपको, कि आपके करियर में इसी तरीके से तरक्की होती रहे, नए नए किरदार में हम आपको देख पाए और मेन कैरेक्टर में बहुत जल्द हम आपको देख पाए। तो हम ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि जहाँ भी आप जाए, सक्सेस आपके साथ साथ चले। मेन कैरेक्टर हो ना हो, सफर चलता रहे, सफर बस। चलता और रहे। मुकाम अभी बना नहीं है, ऑन द वे है सब कुछ, और जी। मुझे लगता है ऑन द वे ही रहना चाहिए। जी। जिस दिन बन जाएगा तो चल रहा है। थैंक यू तो वेरी मच। सफ़र चलता रहना हाँ। चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका, थैंक यू। आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।